तो लास्ट क्लास हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कर रहे थे और अब उसको आगे बढ़ाते हैं। आपको याद होगा लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो हमने पढ़ा था वो था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और उसी के एप्लीकेशन से आज के लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के रूप में एग्जिस्ट करेगा, यानी Q चार्ज एग्जिस्ट्स ओनली इफ n इज एन इंटीजर इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर n इंटीजर होगा तभी चार्ज एग्जिस्ट करेगा। और E का वैल्यू कितना रखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो n पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव होगा तो n नेगेटिव आएगा। और हम लोग हमेशा E का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन को अवॉइड कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। स्किप पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर पॉसिबल। हम लोग जानते हैं कि चार्ज वही पॉसिबल है जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। मतलब इन सब के लिए अगर हम n के वैल्यूज निकालें, जिसके लिए इंटीजर आएगा वो पॉसिबल होगा और जिसके लिए इंटीजर नहीं आएगा वो पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सबके लिए n के वैल्यू को निकालेंगे। इसको हम लोग q ले लेंगे। ये हमको मालूम नहीं है कि ये चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, लेकिन इसको हम लोग q अज्यूम कर लेंगे और ये इक्वेशन यूज करेंगे n इक्वल्स टू q बाई e। q हम लोगों को मालूम है, e मालूम है, हम लोग n के वैल्यू को निकालेंगे। तो q का वैल्यू यहां से उठा के रखते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम डिवाइडेड बाई e का वैल्यू हम लोग को मालूम है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कैंसिल होगा ये और 10 का पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो आएगा 10 का पावर प्लस 19 और 10 टू द पावर माइनस 18 तो है ही, प्लस 19 कर दें तो ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पे n का वैल्यू जो आया 10 आया, तो इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको दिख रहा है कि सिमिलर क्वेश्चन है, सब कुछ उसी तरह से कटेगा। 10 का पावर माइनस 20 प्लस 19 हो जाएगा जो कि दे देगा 1/10। देखिए तो 10 का पावर माइनस 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ये 1/10 है। और अगर ये 1/10 है जो कि एक इंटीजर नहीं होता है तो ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए इसकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसके लिए n का वैल्यू निकालते हैं। यह थर्ड वाला है, ये फर्स्ट हमने यहां निकाला, ये सेकंड निकाला, और थर्ड के लिए है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये कैंसिल हो गया और ये n का वैल्यू यहां पे क्या आ गया बोलो, 5 आ गया भाई। तो यहां पे n का वैल्यू अगर 5 आया है यानी ये चार्ज एग्जिस्ट करता है। 1 कूलम चार्ज की चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिट ऑफ चार्ज भी है ना। तो 1 कूलम चार्ज एग्जिस्ट करना चाहिए, ऑब्वियसली करना चाहिए। लेकिन निकालते हैं n के वैल्यू को निकालते हैं। n कितना है, n इक्वल्स टू q बाई e। q है 1 कूलम और e है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा 10 टू द पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे, आएगा 10 टू द पावर 19, लेकिन उसको वैसे नहीं छोड़ेंगे, हम लोग लिख लेंगे उसको 10 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाई 1.6। और ये डेसिमल ऊपर हटाएंगे, ये 0 लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे भाई। 4 से कैंसिल होगा 25 और ये 4 तो 25/4 इंटू 10 टू द पावर 18। 25/4 का वैल्यू क्या होगा, ये आप निकालेंगे, ये आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये हो गया n का वैल्यू। क्या ये इंटीजर है, बहुत बड़ा इंटीजर, बहुत ही लार्ज वैल्यू है इस इंटीजर का, और बड़े वैल्यूज ऑफ इंटीजर की वजह से ये भी चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो ये क्वेश्चन हमने बनाया, जल्दी से इसको कॉपी करिए,
फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके बनाते हैं? तो समझने की कोशिश करें कि कोई चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है। हमने बात की थी कि चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी हो सकता है और एक्वायर भी किया जा सकता है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसका है? इलेक्ट्रॉन का है और प्रोटॉन का है। उसके अलावा जो बॉडीज हैं वो जनरली चार्ज को एक्वायर करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन फंडामेंटली चार्ज कैरी करता है। कोई बॉडी चार्ज एक्वायर कैसे करता है? किसी भी एटम की बात करें, मान लीजिए सोडियम की बात करते हैं, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स हैं, है ना? ठीक। अब इसकी वजह से ये ओवरऑल न्यूट्रल है। अब होता क्या है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है और उसकी वजह से ये चार्ज हो जाता है और ये बन जाता है Na+। तो यहां हमको समझ में आ रहा है कि कोई भी बॉडी का जो चार्जिंग है, एक्वायरिंग ऑफ चार्ज है, वो बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। उसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स और 17 प्रोटॉन्स हैं। वो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और उसकी वजह से उसका जो चार्ज है वो क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है और वो Cl- बनता है। तो ये प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, या ये कहें कि एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज, और ये एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज भी होने के लिए, किसी बॉडी के पास 1 कूलम्ब चार्ज हो, उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना जरूरी है। अगर ये +1 कूलम्ब चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का वहां से उतना नंबर में भागना जरूरी है, और अगर ये -1 कूलम्ब चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का उतने नंबर में आना जरूरी है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चार्ज आता है। अब किसी में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसका जो चार्ज हो जाएगा वो 2e हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, उसके पास जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 3e। यानी ये जो नंबर आगे रहता है जिसको इंटीजर कह रहे थे उस समय से, वो इंटीजर ही डिसाइड करता है कि ये चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है। मतलब ये चार्ज जो एक्वायर हुआ है वो कितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से हुआ है। सो ये नंबर निकालने के लिए बेसिकली हम लोग को n निकालना है, और n अभी निकाल चुके हैं 1 कूलम्ब के लिए n, और वो क्या आया था? वो आया था 6.25 × 10⁻18। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स का कहीं से ट्रांसफर होगा, या तो लूज होगा तो +1 कूलम्ब चार्ज, या गेन होगा तो -1 कूलम्ब चार्ज हम लोग के पास आएगा। यानी जिस बॉडी पे हम लोग रखना चाहते हैं उसके पास आएगा। और ये बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत बड़ा नंबर है ना? वेरी क्लोज टू एवोगैड्रो नंबर, 10⁵ के फैक्टर का डिफरेंस है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाई इज क्वांटाइजेशन इग्नोर्ड फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज मतलब वेरी लार्ज बॉडीज। बहुत लार्ज बॉडीज अगर हो तो हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों है, हम क्यों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं? आप देखिए यहीं पर इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। अगर एक सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एक बहुत छोटे नंबर में हो रहा है ना? 1 इलेक्ट्रॉन गया या 2 इलेक्ट्रॉन गया या 3 इलेक्ट्रॉन गया, तो वहां पे अगर 3.5 इलेक्ट्रॉन किसी कैलकुलेशन में आ रहा है तो इजीली यू कैन से कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है हमसे। वहां पे क्वांटाइजेशन हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन सोचिए कि अगर 1 कूलम्ब चार्ज किसी मैक्रोस्कोपिक बॉडीज को दे रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, 1 एटम, 2 एटम, 10 एटम, 15 एटम, इस तरह का कुछ है, तो वो माइक्रोस्कोपिक है। लेकिन पूरा बॉडी आ गया तब बहुत लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, मोल्स में ट्रांसफर हो रहा है। तो जब इस नंबर में ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो अगर किसी कैलकुलेशन में ±0.5 आएगा तो क्या इस 0.5 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। वहीं पे 10 इलेक्ट्रॉन्स के सामने 10.5 अगर आ गया
तो ये 0.5 नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जब ऑर्डर होगा इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर का तो वहां क्वांटाइजेशन हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। ये हो गया आंसर कि हम लोग मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए क्यों क्वांटाइजेशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है अपने एंड एक्सरसाइज में, एडिशनल एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 31 है शायद, उसमें वो कहा है कि अब नया थ्योरी जो आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि देयर आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स भी किसी न किसी दूसरे क्वार्क से बने हुए थे, और उसमें दो तरह के क्वार्क का जिक्र किया गया है, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, और जिसके चार्ज के बारे में बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि इज इट वायलेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? आंसर इज नो, इट इज नॉट वायलेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि अप क्वार्क और डाउन क्वार्क अभी तक आउटर एटमॉस्फेयर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हुए नहीं पता चले। तो कहीं भी ऐसा बॉडी हमको नहीं मिला जहां जो चार्ज एक्वायर करता हो बिकॉज ऑफ लॉस और गेन ऑफ अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। तो कोई बॉडी इतना चार्ज आज तक अभी तक एक्वायर नहीं कर पाया है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज स्टिल वैलिड, अभी तक वैलिड है। अब उसके साथ एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वो पूछा गया है कि प्रोटॉन आपके हिसाब से क्या लगता है कि प्रोटॉन अगर अप क्वार्क और डाउन क्वार्क मिलकर बना है तो क्या उसका जो फॉर्मेशन है वो किस तरह के कॉम्बिनेशन से हुआ होगा, कितने अप क्वार्क कितने डाउन क्वार्क मिलके बने होंगे। तो प्रोटॉन के लिए आप देख सकते हैं प्रोटॉन के पास प्लस ई चार्ज है कि नहीं? तो प्लस ई चार्ज कैसे हम लोग ला सकते हैं? देखिए अगर दो अप क्वार्क रखें, यू यू डी रखते हैं, इसके लिए दो अप क्वार्क रखेंगे तो प्लस 2/3 प्लस 2/3 ई छोड़ दे रहे हैं, कॉमन रहेगा वो तो, और माइनस ई/3 यानी -1/3 ई ले लेते हैं साथ में। तो देखिए आप 4/3 -1/3 करेंगे यानी 3/3 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू ई आ जाएगा। तो यू यू डी दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलके प्रोटॉन बना रहा होगा। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो 0। तो 0 कैसे आएगा चार्ज? एक अप क्वार्क ले लें और दो डाउन क्वार्क ले लें, ये हो जाएगा +2/3 -1/3 और -1/3 ई कॉमन है, आंसर आ जाएगा 0। यानी कि अगर न्यूट्रॉन बना हुआ होगा तो यू डी से बना होगा, मतलब एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क से बना होगा। जल्दी से इसको कॉपी करिए फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है व्हाई इज रिपल्शन कंसिडर्ड एज श्योर टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज? प्रेजेंस ऑफ चार्ज का श्योर टेस्ट हम लोग रिपल्शन को कहते हैं, अट्रैक्शन को नहीं कहते। क्यों कहते हैं ऐसा समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग, आपको याद होगा बचपन में छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को, बिट्स ऑफ पेपर को स्केल को चार्ज करते थे एयर से और उसके नजदीक ले जाते थे, और जब नजदीक ले जाते थे तो अट्रैक्शन हो जाता था। तो वो अट्रैक्शन, देखिए हमने चार्ज किसको किया? किसको किया? स्केल को किया, लेकिन बिट्स ऑफ पेपर को चार्ज नहीं किया, लेकिन फिर भी वहां अट्रैक्शन हो रहा। हमने चार्ज किया किसको? स्केल को, और स्केल ने क्या किया? अनचार्ज्ड बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लिया। क्यों ऐसा होता है वो हम लोग देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेकिन एक एग्जांपल हमारे पास है कि एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज्ड बॉडी, अब ये चार्ज बॉडी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, हम लोग उस डिस्कशन में नहीं जा रहे, बस रेफरेंस के लिए हमने पॉजिटिव दिखा दिया है। एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन रिपल्शन केवल दो चार्ज्ड बॉडीज में ही हो सकता है। दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा तभी रिपल्शन होगा, दोनों नेगेटिव होगा तभी रिपल्शन होगा। यह नहीं हो सकता है कि एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल हो और आपस में रिपल्शन हो जाए, आपस में अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन नहीं होगा।
इसीलिए हम लोग रिपल्शन को श्योर टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज कहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे आंसर के रूप में? लिखेंगे कि repulsion is considered as sure test of presence of charge because attraction can exist even between a charged and uncharged body, but repulsion exists only between two charged bodies. तो अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो हम श्योरली नहीं कह सकते हैं कि दोनों बॉडीज चार्ज्ड है कि नहीं। ऐसे केस में भी अट्रैक्शन हो सकता है, ऐसे केस में भी हो सकता है। तो यहां देखिए कंफ्यूजन रह गया ना, चार्ज्ड भी हो सकता है अट्रैक्शन के केस में, और दोनों बॉडीज में एक बॉडी ही चार्ज्ड हो और एक न्यूट्रल हो, ये भी हो सकता है। तो चार्ज का श्योर टेस्ट क्या हुआ, रिपल्शन या अट्रैक्शन? ऑब्वियसली रिपल्शन। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग को समझेंगे, पहले इतना लिख लें आप। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग मतलब हम लोग किसी बॉडी को चार्ज किस किस अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो चार्ज करने का जो अलग अलग तरीका है उसमें सबसे पहला तरीका है चार्जिंग बाय रबिंग। सबसे पहला तरीका है चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग मतलब क्या हुआ कि हम लोग दो बॉडी है, इन दोनों बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो उसके एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलता है और किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरे बॉडी पे चला जाता है। तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन भाग गया है, वो होगा पॉजिटिवली चार्ज, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया है वो होगा नेगेटिवली चार्ज। अगर मान लेते हैं कि इसने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया है तो इसके पास माइनस क्यू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, सो दैट अगर बॉडी शुरू में न्यूट्रल था तो टोटल सम ऑफ चार्ज अभी भी जीरो रहे, ताकि लॉ ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड रहे। तो चार्जिंग बाय रबिंग में क्या होता है कि दो बॉडी लिए और हम लोगों ने उन दोनों को रब किया, और रबिंग से जो एनर्जी होगा वो एनर्जी एटम को मिलेगा, और एनर्जी जैसे एटम के पास मिला वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू करेगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन उठ के उस बॉडी के पास चला जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंड होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया। तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो गया तो उसका चार्ज हो गया पॉजिटिव। वहीं पे उस बॉडी ने जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से वो बॉडी हो गया नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से हमारे पास ये मेथड होता है चार्जिंग बाय रबिंग। तो चार्जिंग बाय रबिंग हमने देख लिया। चार्जिंग बाय रबिंग में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और उसी के कारण एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है और दूसरा बॉडी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। अब एक चीज और है इसमें कि हमारे पास मास का भी तो ट्रांसफर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो कुछ मास इसमें से चला जाएगा इसके पास। मान लेते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उसका मास डेल्टा एम। तो शुरू में इस बॉडी के पास m1 मास था, इस बॉडी का मास m2 था। तो उस m1 वाले ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो मास भी लूज किया होगा। तो शुरू में मास m1 था, अब हो गया m1 माइनस डेल्टा m, और इसके पास वो मास आ गया तो m2 प्लस डेल्टा m। मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने मास भी लूज किया, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने मास भी गेन किया। मतलब कि अगर हम लोग का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है रबिंग के समय तो उस समय चार्ज का ही ट्रांसफर केवल नहीं होता है, उसके साथ साथ मास का भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन।
चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है वो देखते हैं। मान लेते हैं कि एक बॉडी है जो चार्ज बॉडी, ठीक, मतलब ये बॉडी के पास पहले से चार्ज है। अब इसके साथ हमने एक अनचार्ज्ड बॉडी को कांटेक्ट में लाया, मतलब एक चार्ज्ड बॉडी को हम लोग अनचार्ज्ड बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो इस बॉडी के पास भी सेम नेचर का चार्ज आ जाता है। और ये जो मेथड ऑफ चार्जिंग है वो क्या कहलाता है, वो चार्जिंग बाय कंडक्शन कहलाता है। व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद एन अनचार्ज्ड बॉडी, द अनचार्ज्ड बॉडी आल्सो गेट्स चार्ज्ड बाय सेम नेचर and this method of charging is called charging by conduction। अब वो कैसे होता है वो जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी चार्जिंग के समय में ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है, कभी भी कोई प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो सोचिए कि मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम लोगों ने नॉन कांटेक्ट में लाया, किसके साथ, एक अनचार्ज्ड बॉडी के साथ। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और कुछ कुछ चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और जैसे ही वो न्यूट्रलाइज करेगा इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज कम हो गया। मान लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे 12 प्लस साइन लिखा है और कुछ हमको 8 प्लस साइन हो गया, मतलब बाकी प्लस साइन जो है वो आने के इलेक्ट्रॉन के आने के कारण न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये सारा प्लस साइन जो है वो इसके पास चला जाएगा और हम लोग देख रहे हैं कि अल्टीमेटली दोनों के पास सेम नेचर का चार्ज आ गया है, ठीक। ये मेथड ऑफ चार्जिंग क्या कहलाता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन कहलाता है। इसमें तो हम लोगों ने एक बॉडी को कांटेक्ट में लाया एक न्यूट्रल बॉडी के साथ, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी। अब अगर हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगा तब क्या होगा, मान लेते हैं हम लोग उसी तरह से इसमें 12 चार्ज दिखाती और ये अनचार्ज बॉडी है, कांटेक्ट मिला है तो इलेक्ट्रॉन इस पर ऐसे ट्रांसफर होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर हो रहा था न्यूट्रल बॉडी से पॉजिटिव में, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में ट्रांसफर होगा। और इसके पास जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो होगा ये कि अब इसके पास कम इलेक्ट्रॉन बचेगा और इसके पास जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये इस तरह का चार्जिंग हुआ। इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाया विद चार्ज बॉडी, तो अनचार्ज बॉडी का भी जो चार्ज का नेचर है वो वही हो गया जो चार्ज्ड बॉडी का था। और इस मेथड ऑफ चार्जिंग को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली एक अनचार्ज्ड बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं चार्ज बॉडी के साथ। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग जो दो बॉडी को चार्ज में ला रहे हैं या दो बॉडी को जिसको कांटेक्ट में ला रहे हैं वो दोनों ही चार्ज्ड, ऐसा भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा वो हम लोग समझते हैं। अच्छा, इसमें हम आगे बढ़े उससे पहले समझ लें ये चीज कि मान लो इसमें चार्ज Q1 है और इसके पास चार्ज इनिशियली 0 हमने माना है, तो Q1 डैश और Q2 डैश के जो दो चार्ज होगा दोनों का नेचर सेम होगा, ये पक्का होना चाहिए। और दूसरा ये है कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश शुड बी इक्वल टू Q1। ये याद है, हमेशा ऐसा होगा कि टोटल चार्ज जो इनिशियली होगा वो टोटल चार्ज फाइनली के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया हम लोग का चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब क्या होता है, अगर दोनों बॉडी को हम लोग दोनों बॉडी ही चार्ज है और तब हम कांटेक्ट में लाते हैं तब भी तो शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा, उसको भी हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन कह सकते हैं या फिर उसको हम लोग शेयरिंग ऑफ चार्ज कह सकते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन आते हैं जिसमें शेयरिंग ऑफ चार्ज रहता है, तो हम लोग उसको भी अभी डील कर लेते हैं। शेयरिंग ऑफ चार्ज में क्या होता है, दोनों ही बॉडीज जिनको हम कांटेक्ट में ला रहे हैं उनके पास शुरू में चार्ज होता है। मान लेते हैं कि दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब शेप में आइडेंटिकल और साइज में आइडेंटिकल। इसके पास Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, चार्ज के रिस्पेक्ट में वो आइडेंटिकल शुरू में नहीं था। मतलब हो सकता है कि पहले वाले के पास ज्यादा चार्ज हो और दूसरे वाले के पास कम चार्ज, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन बाकी सारे रेस्पेक्ट में ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, शेप में साइज में ये आइडेंटिकल है। अब अगर इन दोनों को हम लोग कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है कि फाइनली
इस पे चार्ज Q1 डैश और इस पे चार्ज Q2 डैश। अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो Q1 डैश और Q2 डैश बराबर होगा, उसको मान लेते हैं x के बराबर। ऐसा तय है, वो ऐसा होना ही, ऐसा इसलिए होना है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल चार्ज है, तो टोटल चार्ज मस्ट रिमेन सेम फाइनली इनिशियली दोनों पे सेम चार्ज होना जरूरी नहीं है, पर फाइनली दोनों के पास सेम चार्ज होना चाहिए। और अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश होगा, और Q1 डैश प्लस Q2 डैश को 2x मान ले, मतलब ये x है और ये x है, दोनों x को जोड़ेंगे तो ये 2x होगा। तो 2x बराबर Q1 प्लस Q2 और x इज इक्वल टू आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो ये होता है फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर इफ दे आर आइडेंटिकल। फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर इतना ही होगा अगर वो आइडेंटिकल है और उनको कांटेक्ट में लाया जाए। जैसे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हम लोग इसके लिए लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग दो स्फीयर्स ले, एक -3 कूलम चार्ज और एक प्लस 12 कूलम चार्ज, ऐसा लेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा 9 कूलम। अब ये दोनों अगर आइडेंटिकल हैं, सेम मटेरियल के बने हुए, रेडियस सेम, तो फाइनली जब इनको कांटेक्ट में लाया जाएगा, इनके पास जो चार्ज आएगा वो दोनों सेम होगा, Q1 डैश और Q2 डैश। वो कितना आएगा, तो वो दोनों का वैल्यू हमने x माना, x का वैल्यू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 यानी 9 कूलम बाई 2 कूलम यानी कि 4.5। इतना चार्ज इन दोनों के पास होगा, कब, जब वो दोनों आइडेंटिकल हो। ये केस हम लोगों ने देखा शेयरिंग ऑफ चार्ज बाय टू स्फीयर्स व्हेन दे आर आइडेंटिकल। अब ऐसा भी केस हो सकता है कि जब वो आइडेंटिकल नहीं हो, सेम मटेरियल के तो बने हो लेकिन उनका रेडियस सेम नहीं। तो अगर रेडियस सेम नहीं होगा तो क्या होगा, और मटेरियल भी सेम होना जरूरी नहीं है। तो अगर रेडियस सेम नहीं है, मान लेते हैं कि शुरुआत में एक R1 रेडियस का बॉडी है जिसके पास चार्ज Q1 है, और दूसरा बॉडी है R2 रेडियस का बॉडी है जिसके पास चार्ज Q2 है। अब अगर दोनों के पास चार्ज मालूम है तो हम लोग फाइनल चार्ज भी निकाल सकते हैं। दोनों आया कांटेक्ट में, अब जो दोनों जब कांटेक्ट में आएगा तो दोनों के पास फाइनली कुछ चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश बचेगा। अब ये जो फाइनल चार्ज, अच्छा ये कांटेक्ट में जो हम लाएंगे तो ये चीज का ध्यान रखेंगे कि दोनों को अनंत दूरी पे रखना। कितनी दूरी पे, अनंत दूरी पे। दोनों को अनंत दूरी पे रख के और बीच में हम लोग वायर से कनेक्ट कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं ये बात हम लोग को पोटेंशियल पढ़ते समय पता चलेगी, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे अफेक्ट करता है। जब हम शेयरिंग ऑफ चार्ज करते हैं तो पोटेंशियल एक दूसरे के शेयरिंग को अफेक्ट करता है। तो अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो एक चीज जो कि अभी हम लोग को समझ लेनी चाहिए कि Q1 जो होगा, Q1 डैश जो होगा वो R1 के प्रोपोर्शनल होगा और Q2 डैश जो होगा वो R2 के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर हम लिखें Q1 by R1 तो वो इक्वल टू Q1 डैश by R1 डैश R1 सॉरी इक्वल टू Q2 डैश by R2, मतलब Q1 डैश और R1 का जो रेशियो होगा वो Q2 डैश और R2 के रेशियो के इक्वल। अब मान लेते हैं इसको सम कांस्टेंट E, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वही है, तो Q1 डैश KR1 होगा और Q2 डैश जो होगा वो KR2 आएगी। ये दोनों हम लोगों ने लिख के रखी है। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाते हैं तो Q1 प्लस Q2 क्या आना चाहिए, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आया, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश की जगह रख देंगे KR1 प्लस Q2 डैश की जगह रख देंगे KR2। अब हम लोग K को कॉमन ले लें, बच जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब हम लोग यहां से K का वैल्यू निकाल लें, वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई R1 प्लस R2। इस K के वैल्यू को अगर हम लोग उन दोनों इक्वेशंस में पुट कर देंगे,
अगर इस k के वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर देंगे तो q1 डैश और q2 डैश का वैल्यू आ जाएगा। कैसे? तो q1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा r1 टाइम्स k, यानी कि q1 प्लस q2 बाई r1 प्लस r2, और q2 डैश का जो वैल्यू होगा वो होगा r2 टाइम्स q1 प्लस q2 बाई r1 प्लस r2। ये वैल्यूज आएंगे जब हम लोग दो नॉन आइडेंटिकल स्फीयर्स को कांटेक्ट में लाते हैं, तो फाइनली उनके पास चार्ज उनकी रेडियस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसका वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब अगर हमको न्यूमेरिकल बनाना हो तो हम क्या करेंगे? तो देखते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या करना है। मान लेते हैं कि ये चार्ज 3 कूलम है और ये चार्ज 27 कूलम है। रेडियस का रेशियो जो है या रेडियस का वैल्यू, रेशियो से काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो रेडियस का रेशियो 1:5 मान लेते। तो रेडियस का रेशियो हमको मालूम है, हमको चार्ज का वैल्यू निकालना। तो बहुत आसान काम, रेडियस का रेशियो दिया हुआ 1:5, हमको q1 डैश लिखना, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला टोटल चार्ज है, q1 प्लस q2 जो है वो टोटल चार्ज है, जो कि है 3 कूलम प्लस 27 कूलम 30 कूलम, डिवाइडेड बाय r1, यानी कि इसके रेडियस को अगर x माने तो इसका रेडियस हो जाएगा 5x, क्योंकि 1:5 के रेशियो में रेडियस है। तो x बाई 5x प्लस x, यानी 6x, x से x कैंसिल हो जाएगा और 6 से ये 5 टाइम्स कटेगा, तो 5 कूलम इसके पास जाएगा और दूसरा बाकी जो इसके पास होगा वो इसके पास आ जाएगा, मतलब 25 कूलम इसके पास हो जाएगा। तो q1 डैश हो गया 5 कूलम और q2 डैश हो जाएगा 25 कूलम। ये इस तरह से क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज पे। आज हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन शुरू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ चुके हैं। अब ये चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। बचपन में एक हम लोग काम करते थे कि स्केल को बाल में घिस के और छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। तो ये जो चीज़ था ये एग्जैक्टली चार्जिंग बाय इंडक्शन था, और उसी के कारण वो पेपर उस स्केल की ओर अट्रैक्ट हो जाता था। तो ये क्यों होता है ये सब कुछ हम लोग जानेंगे इन दिस टॉपिक चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन ये देखते हैं। मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई चार्ज्ड बॉडी है। इस चार्ज्ड बॉडी के नज़दीक हम लोग एक अनचार्ज्ड बॉडी को लाएं। ये अनचार्ज्ड बॉडी है और ये चार्ज्ड बॉडी है। तो होता ये है कि ये चार्ज्ड बॉडी इसके इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाता है और उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम जानते हैं हम लोग कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाते हैं इसके कारण, और इधर प्रोटॉन्स रिपेल हो जाते हैं। ये लगभग काम होता है। हालांकि इसमें जो एक्चुअली हो रहा होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जो कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे पढ़ेंगे। पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि लगभग यही काम हुआ है कि ये चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके पीछे कर दिया है। इसके बाद अब हम लोग देखें, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव। मान लेते हैं कि ये फोर्स F1 है और इस पे फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, ये फोर्स F2 है। तो हम लोगों को क्या दिखेगा, कौन सा फोर्स बड़ा होगा? तो ये क्योंकि नजदीक है तो इनका जो आपस में फोर्स होगा वो स्ट्रांग होगा, और ये दोनों दूर हैं तो इनका जो फोर्स होगा वो थोड़ा वीक होगा। इसके कारण से नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब नेट फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा। और क्योंकि नेट फोर्स अट्रैक्टिव होगा
इसीलिए ये चार्ज्ड बॉडी इस स्मॉल अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट कर लेगा, इस डायरेक्शन में ये अट्रैक्ट हो जाएगा और जाके चिपक जाता है। ये हम लोगों ने चार्जिंग बाय इंडक्शन से एक्सप्लेन किया कि क्यों एक चार्ज्ड स्केल, जो स्केल को हम लोग हेयर्स पे रब करते हैं और उसके बाद बिट्स ऑफ पेपर से अट्रैक्ट करते हैं, तो क्यों वो स्केल अट्रैक्ट कर लेता है बिट्स ऑफ पेपर को, ये हम लोगों ने एक्सप्लेन किया चार्जिंग बाय इंडक्शन से। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि हम लोग एक चार्ज्ड बॉडी को ला रहे हैं एक अनचार्ज्ड बॉडी के सामने, तो उसके प्रेजेंस के कारण इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया। मतलब द सेपरेशन ऑफ चार्ज in an uncharged body due to the presence of a charged body is called charging by induction. One thing is very clear from this, that this charging by induction is temporary charging. Why? Because if we remove this, अगर हम लोग इस चार्ज्ड बॉडी को हटा देते हैं तो हम लोग देखेंगे कि ये वापस रीअरेंज हो जाएगा, और क्योंकि जस्ट सेपरेशन हुआ है चार्ज का तो वापस मिल जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा और वापस वो न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज कि अभी भी ये न्यूट्रल है, मतलब अभी इसमें कोई ऐसा अभी भी ये अनचार्ज्ड है, क्योंकि इसमें केवल सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ है, इसमें कहीं से चार्ज आया नहीं है, कहीं पे चार्ज गया नहीं है, इसीलिए अनचार्ज्ड ही है, केवल सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ है। यही चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाता है। तो दो चीजें, चार्जिंग बाय इंडक्शन से जो बॉडी चार्ज होती है उसका चार्ज परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी होता है। ये चार्ज तभी तक सेपरेटेड रहता है जब तक हमने दूसरे चार्ज्ड बॉडी को इसके नजदीक रखा है। दूसरा कि ये जो बॉडी इंडक्शन से चार्ज हुआ है उसमें एक्चुअली चार्ज नहीं होता है, उसमें टोटल चार्ज जो अभी भी जीरो है, केवल क्या हुआ है, केवल उसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ है। ये चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाता है। इसका चार्ज अगर Q है तो इसमें जो Q डैश इंड्यूस होता है वो Q डैश होगा माइनस Q 1-1/K मैग्नीट्यूड का। ये K इस बॉडी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ये कहां से आता है ये रिलेशन, और अलग अलग केसेस में कितना चार्ज इंड्यूस होगा, ये सब कुछ हम लोगों को आगे पढ़ना है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये सब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इतना चार्ज वो इंड्यूस होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या चार्जिंग बाय इंडक्शन का यूज करके किसी में हम लोग परमानेंट चार्ज दे सकते हैं? तो हाँ, हम दे तो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ एडिशनल वर्क करना पड़ेगा। वो एडिशनल वर्क चार्जिंग बाय कंडक्शन को इन्वॉल्व करेगा। कैसे, वो अब हम लोग देखेंगे। मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हाउ कैन वी चार्ज ए मेटालिक स्फीयर विदाउट टचिंग इट। अब ये पॉजिटिवली चार्ज भी हम उस मेटालिक स्फीयर को दे सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी। तो वो कैसा चार्ज हम लोग सेलेक्ट करेंगे उस पर डिपेंड करता है। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हाउ कैन वी चार्ज अ मेटालिक स्फीयर विदाउट टचिंग इट। ये पार्ट तुमको डिलीट करना होगा, है ना। अब हम लोग एक मेटालिक स्फीयर लेते हैं, इसको इंसुलेटेड स्टैंड में डाल देते हैं, एक चार्ज्ड बॉडी हम लोग लाते हैं। ये कैसे नेचर का चार्ज होगा ये हम लोग को पहले से डिसाइड करना होगा, और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम इसको कैसा चार्ज रखना चाहते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग इसको फाइनली पॉजिटिव चार्ज बनाना चाहते हैं। हम लोग इस मेटालिक स्फीयर जो कि अभी न्यूट्रल है उसको कैसा चार्ज बनाना चाहते हैं, उसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बनाना चाहते हैं। तो अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाना चाहेंगे, इसको हम लोगों को नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको नेगेटिव ले आए, नेगेटिव चार्ज को इस मेटालिक स्फीयर के नजदीक लाए। होगा क्या कि सारा मेटालिक स्फीयर का इलेक्ट्रॉन रिपेल होके पीछे भाग जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो आगे आ जाएगा। ये इस तरह से हम लोग पहले स्टेप में सेपरेशन ऑफ चार्ज हम लोगों का आ गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे स्टेप में हम लोग
यहाँ पे इसको रखते हुए, मतलब नेगेटिव चार्ज को अभी भी यहीं पे बगल में रखे हुए यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज दिखा रहे हैं, और यहाँ माइनस चार्ज जो कि रिपेल होके भाग गया है इसको दिखा रहे हैं। अब हम लोग इधर अर्थिंग कर देते हैं। जैसे ही हम लोग अर्थिंग करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज तो इससे अट्रैक्शन में है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज सेपरेट, नेगेटिव चार्ज फ्लो कर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ में, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर जैसे ही हुआ, थर्ड केस में, थर्ड सिचुएशन में हम लोग देखेंगे कि ये हमारा मेटालिक स्फीयर का सारा इलेक्ट्रॉन नीचे ट्रांसफर हो चुका है। पॉजिटिव चार्ज अभी भी नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन में बंधा हुआ है, और जब नेगेटिव चार्ज हटता है तो वो ये देखता है कि उसका नेगेटिव चार्ज जो इसके अंदर था, जिससे वो सेपरेट होके इस नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन में आ गया था, वो नेगेटिव चार्ज जा चुका होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैल जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक स्टोरी समझ सकते हैं कि यहाँ आप समझिए कि एक जो न्यूट्रल स्फीयर था उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों साथ में बहुत सुखी से रहते थे, और एक दिन क्या हुआ कि एक नेगेटिव चार्ज आया, उस नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। पहले ये पॉजिटिव चार्ज अपने अंदर वाले नेगेटिव चार्ज के साथ बहुत अच्छे से रहता था, लेकिन इसके अट्रैक्शन में आने के कारण इसने इसको कोई भाव नहीं दिया, ये पीछे चला गया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन में ये बंधा हुआ था। अब हम लोगों ने इसको जब अर्थिंग किया तो हम लोगों ने देखा कि ये नेगेटिव चार्ज चला गया अंदर, और पॉजिटिव चार्ज अभी भी इस नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन में है। ये नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन में है, अभी इसको पता नहीं है कि इसका अपना जो नेगेटिव चार्ज था जिसके साथ वो अच्छे से रहता था वो जा चुका है। और फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि नेगेटिव चार्ज जिसके अट्रैक्शन में ये आ गया था वो भी इसको छोड़ के चला जाता है, तो वो वापस आता है अपने पुराने नेगेटिव चार्ज को खोजने, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज जा चुका होता है। तो केवल पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैल के अपने उस नेगेटिव चार्ज को खोजने के लिए इंतज़ार कर रहा है। ये एक कहानी से आप लोग याद कर सकते हैं कि हाउ कैन वी चार्ज अ मेटालिक स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पॉजिटिवली नहीं हम लोग नेगेटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं, तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। केवल यहाँ का जो सिलेक्शन ऑफ चार्ज है, ये जो चार्ज्ड बॉडी हम लोग इसके नजदीक लाए थे वो नेगेटिवली की जगह पॉजिटिवली हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव रखेंगे, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, एंड फाइनली वी विल गेट अ स्फीयर हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं इन डिटेक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज को डिटेक्ट करने में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज होता है। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का होता है। ये दो तरह के अलग अलग कंस्ट्रक्शन में मिलता है। एक जार का टाइप का इसका कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें एक मेटल रॉड होता है। इस मेटल रॉड में यहाँ पे हम लोग एक गोल्ड लीफ रखते हैं। यहाँ एक मेटालिक नॉब होता है। गोल्ड लीफ शुरू में कन्वर्ज्ड रहता है, बहुत लाइट गोल्ड लीफ है, और ये मेटालिक नॉब है। हम लोग कैसे ये डिटेक्शन ऑफ चार्ज करता है वो देखें। अगर एक चार्ज्ड बॉडी इसके साथ कांटेक्ट में आए, मतलब यहाँ चार्जिंग बाय कंडक्शन का ये एप्लीकेशन हो गया, तो मान लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और क्योंकि ये मेटालिक रॉड है तो वो पॉजिटिव चार्ज मेटालिक रॉड से होते हुए इस गोल्ड लीफ तक पहुंच जाएगा। जैसे ही दोनों गोल्ड लीफ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा और गोल्ड लीफ में क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस आएगा। दे विल डाइवर्ज, और ये जो डाइवर्जेंस है वो हमको बताएगा द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। हमको पता चल जाएगा कि अगर डाइवर्ज हुआ इसका मतलब यहां चार्ज है, तभी डाइवर्ज हुआ। ये क्लियर है, ये प्रेजेंस ऑफ चार्ज के बारे में हमको बता देता है।
अब सोचे कि नेगेटिव चार्ज अगर यहां हम लगा दे तो क्या होगा। अगर हम नेगेटिव चार्ज लगाएंगे तो पूरे में नेगेटिव आएगा और फिर भी ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तब भी डाइवर्ज कर रहा है और नेगेटिव चार्ज लाएंगे तब भी डाइवर्ज कर रहा है। तो फिर अंतर है क्या हुआ, इससे इसका एक लिमिटेशन ये है कि अगर हमारे पास अनचार्ज्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है तो वी कैन नॉट फाइंड कि किस नेचर का चार्ज इस बॉडी के पास है। हम लोग केवल इतना बता सकते हैं कि ये चार्ज है या नहीं है, मतलब बॉडी के पास चार्ज है या नहीं इतना तो बता सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि बॉडी के पास किस नेचर का चार्ज है। अगर ये न्यूट्रल होता तो कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होता और कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कुछ भी नहीं होता। ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इससे हम लोग प्रेजेंस ऑफ चार्ज का पता करते हैं। दूसरा, इससे हम लोग एक और चीज पता कर सकते हैं, वो ये है रिलेटिव अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब किस बॉडी के पास ज्यादा चार्ज है और किस बॉडी के पास कम चार्ज है, यह पता किया जा सकता है। कैसे, अगर एक न्यूट्रल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हो और हम लोगों ने बॉडी ए को टच कराया और ये कुछ एंगल θ1 से डाइवर्ज हुआ, अब दूसरे बॉडी को टच कराया और θ2 से डाइवर्ज हुआ, बॉडी 1 के कारण एंगल θ1 डाइवर्ज हुआ और बॉडी 2 के कारण एंगल θ2 डाइवर्ज हुआ, तो अगर θ2 बड़ा है θ1 से, क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि बॉडी 2 के पास ज्यादा चार्ज है। मतलब कि हम लोग को यह बता सकता है कि बॉडी 1 के पास ज्यादा चार्ज है या बॉडी 2 के पास ज्यादा चार्ज है। अगेन एक और चीज ध्यान रखना है कि दोनों ही समय में गोल्ड लीफ जो है वो अनचार्ज्ड होना चाहिए। उस समय चार्ज्ड गोल्ड लीफ जो है एकदम अलग तरह से बिहेवियर शो करता है। अब ये हम लोग एनालिसिस एक बार कर लें कि अगर चार्ज्ड गोल्ड लीफ हो तो कैसा बिहेवियर शो करेगा। मान लो कि हमको पता है कि ये जो गोल्ड लीफ है पहले से पॉजिटिवली चार्ज। अब हम लोगों ने क्या किया कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को इसके साथ कांटेक्ट में लाए। अगर नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को इसके साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, इसका चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तो रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन अगर कम होगा तो वो कन्वर्ज कर जाएगा। मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के सामने या उसके कांटेक्ट में नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को लाते हैं तो पहले वो क्या करेगा, कन्वर्ज होगा। इसके बाद इस पे जब फाइनली जीरो चार्ज हो जाएगा तो नॉर्मल जैसे सिचुएशन में वो था वहां पे आ जाएगा। लेकिन फर्दर अभी भी चार्जिंग अगर कंटिन्यू हो, मतलब नेगेटिव चार्ज अभी भी चार्ज को अगर ट्रांसफर करता रहे तो फिर डाइवर्ज करेगा। मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, पहले लीफ कन्वर्ज, नॉर्मल पोजीशन एंड देन डाइवर्ज। और ऐसा बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है जिसमें अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं तो हो सकता है कि ये डाइवर्ज ही करे, ये भी हो सकता है कि कुछ भी ना हो, और ये भी हो सकता है कि पहले कन्वर्ज करे और फिर डाइवर्ज करे। बहुत सारे सिचुएशंस पॉसिबल हैं डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी ऑफ द चार्ज्ड बॉडी एंड द पोटेंशियल ऑफ द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो बहुत अलग अलग सिचुएशन पॉसिबल है जिसका एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का समझ हमारे अंदर अच्छे से डेवलप हो जाए। हालांकि वो बहुत सिलेबस में हमारे है नहीं, तो जितना अब हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया उतना सफिशिएंट है। ये हो गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ।